कांता उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और कार्तिक फिर से चिंता में पड़ जाता है। फिर जब वो उसे मनाने के लिए उसके कमरे में जाता है, तब तक वो सो चुकी होती है। पापा, माँ की ये क्या जिद है अभी? मैंने ट्रेन की टिकट के बारे में इसीलिए बोला क्योंकि मुन्ना, तुझे मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरे मन के भाव को अच्छी तरह समझ सकता हूँ बेटा, लेकिन वो तेरी माँ है। पत्नी आने के बाद एक लड़का अपनी माँ और पत्नी में बट ही जाता है। उसे थोड़ा समय दे दे बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है पापा, लेकिन अभी मैं आप दोनों के लिए फ्लाइट्स की टिकट ही बुक कर देता हूँ। नहीं बेटा, तू हमारी ट्रेन की ही टिकट्स बुक कर दे। पर पापा, देख मुन्ना, तेरी माँ अभी उदास हुई है और वो अभी फ्लाइट में जाएगी ही नहीं, इसीलिए तू ट्रेन की ही टिकट बुक कर। ठीक है पापा। फिर कार्तिक उन दोनों के लिए ट्रेन की टिकट्स बुक करता है, जिसके बाद कांता और मनोहर दोनों ट्रेन से ही चले जाते हैं। बनारस से आने के बाद कांता देखती है कि उसकी समधन सुजाता घर आई हुई है। ये लीजिए माँ जी, ये साड़ी मैंने आपके लिए लाई है और ये मिठाई भी। आपको बहुत पसंद है ना? अरे वाह जमाई सा, ये तो बहुत ही सुंदर साड़ी है, लेकिन इन सब की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत क्यों नहीं थी माँ जी, आप मेरी माँ हो और एक बेटा अपनी माँ के लिए ये सब नहीं करेगा तो कौन करेगा? हाँ जमाई सा, ये बात भी सही है। कार्तिक अपनी सास की खूब अच्छी देखरेख करता है और ये देखकर निधि कांता से कहती है, देखा ना माँ, जो प्यार और खातिरदारी अपनी माँ के लिए करनी चाहिए, वो सब भैया अपनी सास के लिए कर रहे हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि भैया इतने बदल जाएंगे। अरे समधन जी, आ गई आप? अच्छा हुआ आ गई। मुझे लगा कि मैं निकल जाऊंगी और आपसे मुलाकात ही नहीं हो पाएगी आज। जी कोई बात नहीं। और बताइए, कैसा रहा आपका सफर? बहुत बढ़िया रहा। इस तरह कांता और सुजाता बातचीत करते हैं और फिर शाम में, तो अब मैं चलती हूँ दीपिका बेटा, बस मेरे लिए एक टैक्सी बुक करा दे। क्या माँ जी, मेरे होते हुए आप कैब में क्यों जाओगी? अरे जमाई सा, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी टैक्सी से। नहीं माँ जी, आपको मैं ही छोड़ूंगा, वो भी मेरी कार से। अब आप मुझे छोड़ोगे तो घर पर आते आते आपको रात के 2 बज जाएंगे। मेरा घर कितनी दूर है। आप आराम कीजिए जमाई सा, मैं सच में चली जाऊंगी अकेले और इसमें मुझे कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है। अरे नहीं माँ जी, मैं आपको छोड़ देता हूँ, फिर चाहे रात के 2 बजे या 3 बजे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, आपका सामान दीजिए। फिर कार्तिक सुजाता को छोड़ने चला जाता है और यह सब देखकर कांता और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर एक रात जब दीपिका बालकनी में बैठकर फोन चला रही होती है, तभी उसकी नजर नीचे गेट पर जाती है। अरे, ये निधि इतनी रात को कहाँ जा रही है? निधि, रुको वहीं पर। अरे यार, ये भाभी बिना सच में मेरी दुश्मन ही है, कहीं भी टपक पड़ती है। दीपिका की आवाज से सब उठ जाते हैं। अरे क्या हुआ बहू, इतनी रात गए तुम हल्ला क्यों मचा रही हो? और ये क्या निधि, सोने का समय हो चुका है, तो फिर तू इतनी सच संवर कर क्यों बैठी है? क्योंकि इन मोहतरमा को रात में अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना था माँ जी। क्यों निधि, सही कहा ना मैंने? क्या? अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, भाभी झूठ बोल रही है। चुप रहो निधि, मैंने तुम्हें गेट खोलकर बाहर जाते हुए देखा है और मुझे अच्छी तरह से पता है कि हम लोग तुम्हें इजाजत नहीं देते, इसलिए तुम चुप चुप कर रात में बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। हाँ निधि, तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही बोल रही है, वरना इतना सच सवर कर तुम कहाँ जा रही थी? लेकिन मैं गेट के बाहर जा ही नहीं रही थी, और मैं तो बस इसीलिए तैयार हुई हूँ क्योंकि मुझे इस नई ड्रेस में अपनी फोटोज खींचनी थी। बस करो निधि, और कितना झूठ बोलोगी तुम? अरे अभी तो तुम बाहर से अंदर आई हो,
और तुम कह रही हो कि तुम गेट के बाहर नहीं जा रही थी। देखो बेटा, हम तुम्हारी ही भलाई के लिए रात में बाहर जाने से रोकते हैं, क्योंकि रात में बाहर बहुत खतरा होता है। लेकिन ये हमारी चिंता को कहाँ समझ पाएगी। अरे तुम्हें दिन में जितना घूमना है घूमो ना, लेकिन रात में आखिर ऐसा क्या होता है। बस भाभी, अरे मैं कहीं भी नहीं जा रही थी, लेकिन फिर भी आपने तमाशा खड़ा कर दिया। आप ना एक नंबर की कलेशी हो। निधि, अपनी भाभी से बात करने का यह क्या तरीका है। निधि गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। मैंने अगर इसे नहीं रोका होता तो ये लड़की कब की चली जाती। चिंता करने पर भी गालियां ही मिलती है मुझे। भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। जाने दो बहू, उसकी बातों पर ध्यान मत दो और अब जाकर सो जाओ। जी पापा जी। ये सब करके भाभी उस दिन के झगड़े का बदला ले रही है और कुछ नहीं। लेकिन मैं भी कम नहीं हूं, तो अब देखना कि मैं क्या करती हूँ। फिर एक दिन जब दीपिका और कार्तिक की शादी को 6 महीने पूरे होते हैं, उस खुशी में वो दोनों एक सुंदर से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। हैप्पी 6 मंथ एनिवर्सरी दीपिका। सेम टू यू कार्तिक। हम ऐसे ही छोटी छोटी खुशियां हमेशा मनाते रहेंगे। हाँ दीपिका, और मुझे माफ करना कार्तिक, कभी कभी मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाती हूँ। अरे कोई बात नहीं यार, इंसान है हम, हर वक्त बस खुश थोड़ी ना रह सकते हैं। और कहते हैं ना, हम सबसे ज्यादा गुस्सा भी उन्हीं पर करते हैं जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। एकदम सही कहा तुमने। तभी अचानक से कार्तिक को निधि का फोन कॉल आता है। हेलो भैया, भैया जल्दी से मेरे कॉलेज के पीछे वाले रास्ते पर आ जाओ, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, कहीं वो लोग मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। कहाँ हो आप भैया, जल्दी से आ जाओ। निधि, तुम घबराओ मत निधि, मैं अभी पहुंच रहा हूँ वहां पर, ठीक है ना। हाँ भैया, जल्दी आ जाओ। मेरे पीछे तो कोई भी नहीं लगा है, लेकिन मैं भैया और भाभी की 6 मंथ एनिवर्सरी को खराब करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये नाटक किया। भाभी, इसी तरह मैं आपसे चुन चुन कर अब बदला लूंगी। आप जानती नहीं हो मुझे कि मैं किस खेत की मूली हूँ। फिर कार्तिक दीपिका को रेस्टोरेंट में अकेला छोड़कर निधि के पास चला जाता है। भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। लेकिन तुम ठीक तो हो ना निधि? और कहाँ है वो दरिंदे? चले गए भैया, मैं काफी देर तक यहाँ इस पेड़ के पीछे ही छुपी रही, तो वो लोग चले गए। आपके आने पर मेरी सांस में सांस आई है। शुक्रिया भैया। अरे पागल है क्या, तू मेरी छोटी बहन है और तेरी रक्षा करना मेरा फर्ज है। चल अब घर चलते हैं। हाँ भैया। फिर घर पहुंचने के बाद कार्तिक गुंडों के बारे में सबको बता देता है। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू सही सलामत है मेरी बच्ची। और निधि, ये लो, ये पेपर स्प्रे है, ये अपनी बैग में ही रखा कर। जब भी तुझे लगे कि तुझे कोई परेशान कर रहा है तो सीधे उसके मुंह पर यह स्प्रे छिड़क देना। ठीक है भैया। और अब से रोजाना मैं तुझे छोड़ने और लेने आया करूंगा, क्योंकि आज उन गुंडों ने तुझे देखा है और कल को वो फिर से वापस आ गए तो। हाँ, तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं निधि। लेकिन कार्तिक के पहुंचते ही गुंडे अचानक से गायब कैसे हो गए? मुझे तो शक हो रहा है कि सच में वहां पर गुंडे आए भी थे या नहीं, या इसने ये सब इसीलिए नाटक किया है ताकि कार्तिक और मेरी 6 मंथ एनिवर्सरी खराब हो जाए। भाभी, आप ये क्या बकवास कर रही हो? अरे मैं भला ऐसा क्यों करूंगी उस रात का बदला लेने के लिए? बहू, कुछ भी मत बोल मेरी बेटी को, वरना एक लाफा लगाऊंगी तुझे। अरे मेरी बेटी तेरी तरह बुरी बिल्कुल नहीं है। वो लोगों को जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं। बस बहुत हो गई बहस, अब इस विषय पर यही खत्म करो। बहू, तुम भी अपने काम निपटाओ और किसी के मुंह मत लगो। और तुम दोनों भी, मुझे इस घर में शांति चाहिए। घर को बस मच्छी मार्केट बनाकर रख दिया है तुम सबने।
वे सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन अचानक से कांता की तबीयत खराब हो जाती है और तभी दीपिका उसका बहुत ध्यान रखती है। माँ जी, ये आपके लिए खिचड़ी बनाई है मैंने, चलिए उठिए, फिर आपको दवाई भी खानी है। ठीक है बहू। ये सब देखकर निधि को बहुत जलन होती है और फिर बाद में, अरे माँ, आप अपनी बहू के अच्छेपन को सच मत समझना, वो ये सब ढोंग कर रही है। आपने देखा ना उस दिन जब भैया मुझे बचाने आए थे, तब कैसे गुस्सा हो गई थी और कुछ भी कहने लगी थी। पहले तो वो आपको भैया से दूर कर रही थी और अब मुझे भैया से दूर करने की कोशिश कर रही है। हाँ निधि, मैं सब समझ रही हूँ। तुझे मुझे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे एक एक बात अच्छी तरह से याद है। हाँ माँ, भाभी जैसी औरत मैंने आज तक तो देखी ही नहीं है, कितनी दोगली है वो। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक रोज सब कार्तिक के प्रमोशन की खबर सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी खुशी के मारे कांता अपने हाथों से कार्तिक के पसंद के लड्डू बनाती है। अरे बहू, ये बेसन के लड्डू मैंने मुन्ना के लिए बनाए हैं। अभी तो मैं मंदिर जा रही हूँ, अगर वो मेरे आने से पहले आ गया तो तू उसे ये दे देना, उसके पसंदीदा लड्डू है ये। ठीक है माँ जी, मैं उसे दे दूंगी। फिर कांता मंदिर चली जाती है और फिर जब दीपिका अपने कामों में व्यस्त हो जाती है, तभी चालाकी से निधि उन लड्डू को घर के बाहर फेंक देती है। अब आएगा मजा। फिर जब कांता मंदिर से लौटती है, तभी घर के बाहर पड़े लड्डुओं को देखकर वो काफी हैरान रह जाती है। बहू, जो लड्डू मैंने तुझे दिए थे वो बाहर किसने फेंके? क्या वो लड्डू बाहर फेंके हुए हैं? लेकिन ये कैसे हो सकता है माँ जी? बाप रे बाप भाभी, अरे कितनी छोटी हो आप और कितना नाटक करती हो। सच में माँ, पापा, भैया, वो बेसन के लड्डू बाहर भाभी ने ही फेंके हैं। मैंने और मेरी सहेली ध्रुवी ने खुद अपनी आंखों से देखा है। चाहिए तो आप ध्रुवी को फोन कीजिए और पूछिए उससे। क्या? अरे मुझे लगा कि होगा कुछ खराब पदार्थ, इसीलिए भाभी ने उसे बाहर फेंक दिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो लड्डू माँ ने खास भैया के लिए बनाए थे। अरे और कितना गिरेगी तू बहू, और कितनी फूट डालेगी माँ और बेटे के बीच में? क्यों किया तूने ऐसा? माँ जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने वो लड्डू बाहर नहीं फेंके हैं, कसम से। और मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? क्या मिलेगा मुझे ये सब करके? निधि, तुम झूठ बोल रही हो। अगर कोई फूट डालना चाहती है ना, तो वो ये निधि है, मैं नहीं माँ जी। बस बहू, अरे हर बार मैं तुम्हारा पक्ष लेता हूँ क्योंकि गलती निधि की होती है, लेकिन इस बार निधि झूठ नहीं बोल रही। अरे भला ये ऐसा क्यों करेगी? क्या मिलेगा इसे झूठ बोलकर? हाँ दीपिका, अरे मैं मानता हूँ कि निधि थोड़ी नादान है, बदतमीज भी है, लेकिन वो ये सब कभी नहीं करेगी। अरे इस बेचारी को तो ये पता भी नहीं था कि मैंने तुझे लड्डू दिए हैं, शायद तभी ये घर पर भी नहीं थी। भाभी, आपका पर्दाफाश हो चुका है, मान लीजिए अपनी गलती और मान लीजिए इस बात को कि आप भैया को उनके परिवार से अलग करना चाहती हो, उनका बंटवारा करना चाहती हो। आज तुमने मेरे मन से अपनी इज्जत खो दी है बहू। आज मुझे पता चला कि जो जैसा दिखता है वो असल में वैसा होता ही नहीं। और दीपिका, मैं हमेशा तुम्हारे कारण माँ और निधि का दिल दुखाता रहा, लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है। ठीक है, अगर आप सबको मैं गलत लगती हूँ तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। अब मेरा यहाँ पर कोई नहीं है और आज से मैं आप लोगों को फिर कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। खुश रहिए आप सब। इतना कहकर दीपिका अपना सामान बांधती है और वो घर छोड़कर चली जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ये सब क्या है पुत्र? तूने शादी कर ली?
हाँ दादी, ये है आपकी पोता बहू, मिसेस कुहू विराज बिरला। क्या हुआ माय डियर सौतेली माँ, स्वागत नहीं करोगे क्या हमारा? वेयर इज द आरती की थाली? हम्म, ये ये सब क्या चल रहा है विराज? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? यहाँ एलिना और हम तुम्हारी राह देख रहे थे, और तुमने तो अपनी शादी के ही दिन किसी और लड़की से शादी कर ली। ये सब क्या तमाशा है? अरे अगर एलिना से शादी करनी ही नहीं थी तो पहले कह देते ना। और शादी करके भी किससे की है? एक 2 कौड़ी की घटिया नौकरानी से। क्या? हाँ माँ, ये वही लड़की है जो विराज की कंपनी में कैंटीन में काम करती है। नालायक कहीं का। क्यों विराज, क्यों दिखाए मुझे वो सारे सपने जब तुम्हें उन्हें ऐसे लास्ट मिनट पर ही तोड़ना था? सुरेंद्र जी, मालिनी जी, ये आपके बेटे ने सही नहीं किया, बहुत गलत किया है। और नहीं तो क्या, अब हम यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। चलो एलिना। लेकिन भाई साहब, मेरी बात तो सुनिए। हाँ एलिना, रुक जाओ, और आप दोनों भी प्लीज हमारी पूरी बात तो सुनिए। एलिना के मॉम डैड उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। विराज, तूने ऐसे आखिरी समय पर इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? आखिर तूने इस लड़की से शादी क्यों की? क्यों बेटा, ऐसी क्या मजबूरी थी? अरे आप कुछ बोलोगे भी? देखो विराज, तुम्हारे कारण अब हर जगह पर हमारी बदनामी ही होगी। अब कल सुबह देखना, ये सारा सियाप्पा शहर के हर अखबार में हेडलाइन बनकर आएगा। ओह रियली मालिनी जी, लेकिन एक बात कहूँ, ये जो बदनामी होगी ना, वो उस बदनामी से कम ही होगी जो आपके कारण हुई थी। याद है ना आपको सब कुछ? वैसे आप तो इतनी बूढ़ी भी नहीं हो कि आपकी याददाश्त कम हो जाए। क्यों, सही कहा ना मैंने? अपनी जबान संभालो विराज। अरे माफ करना सुरेंद्र सर, शायद आज मैंने कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया, इसीलिए आपको इतनी मिर्ची लग गई। बस कर विराज। देख पुत्र, मैंने तुझसे कुछ पूछा है, उसका जवाब दे मुझे। दादी, अगर मैं कुछ करता हूँ तो वो हमेशा सही के लिए ही करता हूँ, और आज भी मैंने जो भी किया है वो भी बिल्कुल सही किया है। क्यों, कैसे और कब, इन सवालों का जवाब मैं आपको नहीं दे सकता। ठीक है पुत्र, अगर तू ये कह रहा है तो जरूर किसी सही कारण से ही तूने ये सब किया होगा, इसीलिए मैं इस शादी को स्वीकारती हूँ। मम्मी जी। मालिनी बहू, जाओ, जाकर आरती की थाली लेकर आओ। पर माँ। मालिनी बहू, मैंने तुमसे कुछ कहा है, जाओ बेटा। ठीक है माँ जी। फिर दादी खुशी से विराज और कुहू का घर में स्वागत करती है, और रात में सोते समय, ये लो तुम्हारा ब्लैंकेट, मैं उधर सोफे पे सो रहा हूँ, तुम इस बेड पर सो जाओ। क्या? ना बाबा ना, ऐसा मत कीजिए सर जी, ये आपका बेड है, आपकी अमानत है, मैं नीचे सो जाऊंगी, और वैसे भी मुझे उसकी आदत है, इसीलिए आप ऊपर सो जाइए। अरे लेकिन अगर मैं ऊपर सोऊंगा और तुम नीचे सोओगी तो ये सही नहीं होगा, जितना कह रहा हूं उतना करो। नहीं सर जी, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज ऐसा मत कीजिए। ओ गॉड कुहू, अरे एक बार मैंने कहा ना, तो चुपचाप ऊपर सो जाओ। नहीं मतलब नहीं, मैं नीचे ही सोऊंगी। सच में कुहू, तुम बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो। इरी क्या? कुछ नहीं, तुम ऐसे तो मानने से रही। चलो ठीक है, तुम फर्श पर ही सो जाओ, लेकिन मैं वहां पर सोफे पे ही सोऊंगा। अब क्या कर सकते हैं, ढीठ होने में तो तुमने महारत ही हासिल की है। इस तरह से नोकझोंक के बाद वीरा सोफे पर और कुहू फर्श पर गद्दा बिछाकर सो जाती है। फिर कुहू अगली सुबह जल्दी उठकर सबके लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाती है। वाह कुहू वाह, क्या पराठे बनाए हैं तुमने, मजा ही आ गया। क्यों सुरेंद्र बेटा? अरे क्या खाक अच्छे बने हैं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आए।
तभी विराज वहां पर आता है। तो फिर मत खाइए ना, इधर लाओ ये प्लेट। अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? किशोर भैया, मालिनी जी के लिए नाश्ता आप बनाओगे, इन्हें कुहू के हाथ का बना कोई खाना मत देना। ठीक है विराज बाबा। अरे पर दादी पापा जी, ये लीजिए, मैंने ये मूंग दाल का हलवा भी बनाया है। सर जी, आप भी खाइए ना। मालिनी को कुहू पर बहुत गुस्सा आता है। निकम्मी कही कि अगर एलिना आज इस घर की बहू होती तो मैं उसे अपनी मुट्ठी में आसानी से रख पाती, लेकिन इस कुहू को तो विराज लेकर आया है, इसका मैं क्या करूं? फिर नाश्ता होने के बाद में विराज कंपनी में चला जाता है। सच में यार, देख तो, हर अखबार की हेडलाइन बन चुकी है ये खबर। अरे ऐसी भी क्या नौबत आ गई थी जो इतने अमीर आदमी को उस घटिया नौकरानी से शादी करनी पड़ी। उसकी क्या औकात है। सच में विराज सर तो एकदम नल्ले ही निकले। उनकी पसंद इतनी खराब होगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सर, उस एम्प्लॉय की बातें सुनकर विराज उसे जोर से थप्पड़ मारता है। क्यों रे, बहुत मुंह चल रहा है क्या तेरा? भूल मत, मेरी बीवी की औकात बताने से पहले तू एक बार अपनी औकात चेक कर, क्योंकि वो अब एक रईस बिजनेसमैन की बीवी है और तू यहाँ का एक मामूली एम्प्लॉय। और मैं जो भी करूं मेरी मर्जी। आइंदा से ऐसी बकवास मेरे कानों तक पड़ी तो सीधे टर्मिनेशन लेटर तेरे मुंह पर मारूंगा। चल काम पर लग। सबके सामने उस एम्प्लॉय की बहुत बुरी तरह से बेइज्जती हो जाती है और वो एम्प्लॉय भी विराज से बहुत गुस्सा हो जाता है। विराज बिरला, देख लूंगा तुझे एक दिन। ये थप्पड़ मैं कभी नहीं भूलूंगा और ना ही कभी तुझे भूलने दूंगा। कुहू ससुराल से समय निकालकर अपने मायके चली जाती है, जहां वह अपनी माँ अनुप्रिया को अपनी और विराज की शादी के बारे में बताती है। लेकिन कुहू बिटिया, विराज जी ने तो तुझसे शादी सौदे के लिए की है और ये सब सही नहीं है बिटिया। नहीं माँ, बात जब तेरी सेहत पर आती है ना तो मैं सही और गलत का फर्क भूल जाती हूँ। इस शादी से मुझे 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं और वो पैसे मैं तेरे इलाज के लिए इस्तेमाल करूंगी। देख माँ, तू मेरी चिंता मत कर। विराज जी ने मुझे पहले ही कहा था कि वो यहाँ पर 2 नौकर रखने वाले हैं जो कल सुबह से आएंगे और तेरी देखरेख करेंगे। क्या? हाँ माँ, और मैं भी हर रोज तुझसे मिलने आया करूंगी। तुम देखना माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तू भी फिर से ठीक हो जाएगी। सच में बेटी, पिछले जन्म में मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मुझे तुझ जैसी बेटी मिली और मुझे तुझ जैसी प्यारी माँ। अच्छा माँ, मैं तेरे लिए तेरे पसंद की इलायची और अदरक वाली चाय बनाकर लाती हूँ। फिर कुहू वहां से चाय बनाने जाती है। भगवान जी, मैं नहीं जानती कि कुहू और विराज के बीच का ये कौन सा रिश्ता है, लेकिन कुछ ऐसा कीजिए जिससे ये 5 महीनों का सौदा जिंदगी भर का साथ बन जाए। ऐसे ही एक दिन कुहू से एक कीमती और महंगा वास टूट जाता है। तभी मालिनी उसे खूब चिल्लाती है, ये तुमने क्या कर दिया? अरे 2 कौड़ी की गरीब लड़की, आंखें नहीं है क्या तुम्हारे पास? पता भी है ये वास कितने का है? पूरे 70,000 का। अरे तुम्हारी तो साल भर की भी कमाई उतनी नहीं होगी। नॉनसेंस कही की। माफ कीजिए माँ जी। अब निकलो यहाँ से। तुम्हारी ये मनहूस शक्ल देखकर ही मुझे चिड़चिड़ होती है। पता नहीं किस गटर की नाली से उठाकर लाया है विराज ने तुम्हें। तभी वहां पर विराज आता है। मालिनी जी, अपनी जबान संभाल कर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप अपने जैसी एरी गेरी लड़की से बात नहीं कर रही हो। ये विराज बिरला की बीवी है। और हाँ, आइंदा से मेरी बीवी को गरीब और 2 कौड़ी की बोलने से पहले 100 बार सोच लेना और एक बार खुद के गिरेबान में भी झांक कर देखिए। अरे ये तो शादी से पहले कुछ काम भी करती थी, लेकिन आप
आप तो सुरेंद्र सर के बिना कुछ भी नहीं हो। विराज, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी इस सो कॉल बीवी से कह दीजिए कि मेरी बीवी से इस तरह से बात ना करे। और तुम कहो, आइंदा से इन दोनों को माजी और पापा जी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये दोनों हमारे कोई नहीं लगते। यू गेट दैट? जी सर जी। फिर एक दिन अचानक से कुहू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तभी विराज उसका ध्यान रखता है। अरे नहीं सर जी, आप रहने दीजिए, मैं ये पट्टी खुद कर लूंगी। अरे तुम कभी तो चुप रहा करो, जब देखो तब सरजी इरिटेट कर देती हो यार। अब आराम करो। मैंने किशोर भैया और बिंदिया से कह दिया है, वो दोनों तुम्हारा खाना पहुंचा देंगे कमरे तक। और खबरदार, जो ठंडा कुछ खाया तो। ठीक है सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर वेलकम। क्या कौन? अरे यार कुछ नहीं। वैसे सर जी, अब तो हमारी शादी हो चुकी है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाली ही सही। तो क्या मुझे आप बता सकते हो क्या कि आखिर आपने मुझसे शादी क्यों की? मेरा तो इस शादी से फायदा ही है कि मेरी माँ का इलाज हो जाएगा, लेकिन आपका क्या फायदा है, बताइए ना। अरे बाबा, एक बार कहा ना मैंने, मैं नहीं बता सकता। और तुम्हें उन सब से क्या मतलब है? तुम अपना देखो और मेरे मामले में मत पड़ो। तुम्हें तुम्हारा मांगा हुआ सब कुछ मिल रहा है ना, तो उतने में ही खुश रहो। इतना कहकर विराज वहां से चला जाता है। फिर एक दिन दादी विराज और कुहू के लिए शिमला की हनीमून टिकट्स बुक करती है। और ये खबर सुनकर कुहू बहुत खुश हो जाती है। मैं तो बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ सर जी, क्योंकि आज तक मैं कभी हवाई जहाज में नहीं बैठी और अब मैं पहली बार बैठने वाली हूँ। और सीधे हिमाचल की पहाड़ियों में जाऊंगी और उन बर्फीली वादियों में बहुत सारे फोटो भी खिंचवाऊंगी। हाय। ओ हेलो, यू पागलों की तरह उछलना बंद करो, क्योंकि हम दोनों कहीं नहीं जा रहे। अगले हफ्ते मेरी काफी सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। क्या? ऐसा मत कीजिए ना सर जी, प्लीज सर जी, प्लीज। नहीं कहा ना मैंने? सर जी। तभी वहां पर दादी आती है। अरे ये क्या बात हुई भला? ये लड़की दिन रात मेरा कितना ख्याल रखती है, तेरे लिए और इस पूरे घर के लिए कितना सोचती है। और एक तू है जो इस बिचारी का मन मार रहा है। तुझे मेरी सो विराज, तुझे इस लड़की के साथ शिमला जाना है, मतलब जाना है। लेकिन दादी, मैंने कहा ना, बात खत्म। थैंक यू सो मच दादी जी, तुझे बड़े अच्छे हो। विराज को अब ना चाहते हुए भी कुहू के साथ हनीमून के लिए जाना ही पड़ता है। और वहां पर जाकर वो दोनों खूब घूमते हैं। सर जी, आइए ना, हम दोनों साथ में एक सेल्फी लेते हैं, आइए ना। नहीं कुहू, अब चलो यहाँ से, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे सर जी, मैं ये फोटो कहीं पर भी पोस्ट नहीं करूंगी, आप आइए तो सही, आइए ना। अरे तुम्हारा तो हमेशा का ही है, एक बार में कही हुई बात तुम्हें कभी समझ नहीं आती। क्यों दिमाग खाती रहती हो? दादी के कहने पर मैं यहाँ पर आया हूँ। उंगली देता हूँ तो सीधे हाथ पकड़ लेती हो तुम। हद है यार। अरे पर एक फोटो खींचने में आपका क्या जाता है? मानती हो कि आप एक बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि 24 घंटे आप अकड़ में ही रहो। ओ प्लीज कहो, अब चुप रहो। नहीं रहूंगी मैं चुप, और ऐसे ही बड़बड़ करती रहूंगी जब तक आप मेरे साथ सेल्फी नहीं लेते। चलो अब जल्दी से मेरे साथ एक सेल्फी लो। यू नो व्हाट कुहू, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम अकेले ही यहाँ पर सेल्फी लेती रहो और अकेले ही हनीमून भी मनाओ। क्या? लेकिन सर जी, ऐसा मत कीजिए, मेरी बात तो सुनिए।
ले सर जी। फिर विराज कार में बैठकर चला जाता है और कुहू उसकी कार के पीछे पीछे भागती है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाती। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? इस अनजान जगह में कैसे जाऊंगी होटल तक? मुझे तो होटल का नाम भी नहीं पता। इस बार तो मैं बुरी तरह फंस गई हूँ। अनजान जगह में फंसी हुई कुहू अब आगे क्या करेगी और कैसे आगे बढ़ेगा कुहू और विराज का ये रिश्ता? जानने के लिए देखना ना भूलिए इस कहानी का अगला भाग। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सौम्या की शादी उसके कॉलेज के दोस्त पार्थ से होती है। उसके ससुराल में उसकी सास बेला और ससुर मनोज होते हैं। सौम्या और उसके पूरे ससुराल वालों में सबका रंग काला ही होता है। माँ जी, ये लीजिए, मैंने आपके लिए आपके पसंद के लड्डू बनाए हैं। पार्थ बताया करता था मुझे कि आपको ये लड्डू बहुत पसंद है। ठीक है, रख दे यहाँ पर। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन ले। अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि तू ये सब करके मेरा दिल जीत जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तुझे नापसंद करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। अब जाने भी दो ना बेला, इतनी क्या नाराजी? क्योंकि मुझे अपने पार्थ के लिए हमारी तरह ही एक अमीर बहू चाहिए थी, लेकिन उसने तो इस गरीब सौम्या के साथ शादी की। बेला की सारी बातें सुनकर सौम्या बहुत दुखी हो जाती है। फिर एक दिन जब सभी किसी रिश्तेदार की शादी में जाने वाले होते, तभी सौम्या बहुत सिंपल तरह से सजती है। उसे देखकर बेला बहुत नाराज हो जाती है। अरे नालायक लड़की, हमारे परिवार की नाक कटवाने की ही ठान ली है क्या तूने? ये इतनी सिंपल साड़ी क्यों पहनी है तूने? लेकिन माँ जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जाकर अच्छी साड़ी पहन ले और गहने भी थोड़े ज्यादा पहन। हम लोग अमीर हैं और तू भी अब एक अमीर ससुराल की बहू है, किसी गरीब और दो कोड़े वाले परिवार की बेटी नहीं। तेरे पापा ने तो तुझे कभी ये सब सुख नहीं दिया, इसीलिए मैं समझ सकती हूँ। ठीक है माँ जी, मैं अब भी साड़ी बदल कर आती हूँ। सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन पार्थ उसे सांत्वना देता है। सौम्या, माँ तो ऐसी ही है, उन्हें ठीक होने में और तुम्हें एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगेगा। और मैं जानता हूँ कि एक दिन वो जरूर आएगा जब वो तुम्हें अपने मन से स्वीकारेगी, क्योंकि तुम तो हो ही इतनी अच्छी और मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा ही हूँ। सो डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू पार्थ। ऐसे ही महीने गुजर जाते हैं और देखते ही देखते 1 साल पूरा हो जाता है। फिर एक दिन घर पर पड़ोस की मीना मिठाई का डब्बा लेकर आती है। क्या बात है मीना भाभी, आज आप स्वयं यहाँ पर प्रकट हुई हो? हाँ? आप तो बड़े मजाकिया हो गए हो। हाँ? वो मैं अरे मनोज भाई साहब, बेला बहन, मैं तो आप दोनों को खुशखबरी देने आई हूँ। मैं दादी बन गई हूँ, मेरी बहू को बेटा हुआ है। अरे वाह, क्या बात है मीना बहन, बधाई हो। बधाई हो मीना भाभी, ये खबर सुनकर तो हमें भी बड़ी खुशी हुई। भगवान आपके पोते को हमेशा चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रखे। मीना की दादी बनने की खबर सुनकर बेला के मन में भी दादी बनने के बारे में विचार आता है और वो सौम्या और पार्थ से कहती है, सौम्या बहू, पार्थ बेटा, हमारी उम्र के सभी लोग दादा दादी बन रहे हैं, बस खाली हम दोनों ही बचे हैं। तुम दोनों कब खुशखबरी देने वाले हो हमें? हाँ बच्चों, अब तो तुम दोनों की शादी को पूरा 1 साल हो गया है। वैसे भी तुम दोनों ने लेट शादी की है और तुम दोनों की उम्र के हिसाब से तुम्हें अभी बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। अरे क्या सोचना चाहिए, इन्हें तो अभी हमें पोता या पोती का सुख देना ही होगा। मैं कुछ नहीं जानती,
और ये मेरी इच्छा या आदेश नहीं है, बल्कि मेरी जिद है। मुझे भी बाकी औरतों की तरह दादी बनना है। हमारी सारी महिला मंडल में अब मैं अकेले ही बिना पोते या पोती की रह गई हूँ, और इसीलिए मुझे अब बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है माँ जी, आप और पापा जी दोनों भी बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं और पार्थ आप दोनों की बात को ध्यान में रखेंगे। हाँ माँ पापा, आप चिंता मत कीजिए। फिर पार्थ और सौम्या बच्चा प्लान करते हैं, लेकिन वो हो ही नहीं पाता। और जब उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तब वो दोनों घबरा जाते हैं और डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तभी चेकअप के बाद, देखिए पार्थ जी, सौम्या जी, मैंने आप दोनों के भी रिपोर्ट्स देखे हैं और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सारी कमी पार्थ में ही है। क्या? हाँ, पार्थ जी के शरीर में कुछ कमियां हैं जिनके कारण वो कभी पिता नहीं बन सकते। डॉक्टर की बातें सुनकर पार्थ और सौम्या दोनों डर जाते हैं। सौम्या, मुझे लगता है कि हमें घर पर ये बात बता देनी चाहिए कि हम दोनों कभी माँ बाप नहीं बन सकते। अरे नहीं पार्थ, ऐसा मत करो। जब माँ और पापा को पता चलेगा कि सारी कमी तुम में है तो वो कितने दुखी हो जाएंगे, और जब ये बात किसी और को पता चलेगी तो वो लोग तुम्हारे खिलाफ बातें बनाएंगे, और मैं वो सब बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो फिर हम क्या कर सकते हैं सौम्या? हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। देखो पार्थ, हम घर पर कुछ और बता देते हैं ना, जैसे कि मैं बांझ हूँ। एक औरत को वैसे भी कुछ ना कुछ बोला ही जाता है, और बांझ होने के बाद में बाकी लोगों की बातें सुन लूंगी, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम्हें किसी की बातें सुननी पड़े और लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन सौम्या, मेरी कमी के कारण तुम अपना माँ बनने का हक खुद से क्यों छीन रही हो? हर औरत का एक सपना होता है कि वो अपनी कोख में एक नन्ही जान को पाले और उसे जन्म दे। हम टेस्ट ट्यूब बेबी कर सकते हैं, पर मेरे कारण तुम माँ बनने का सुख मत खो। क्या? टेस्ट ट्यूब बेबी? हाँ सौम्या, वो बच्चा मेरा अंश तो नहीं होगा, पर तुम्हारा तो होगा ना, और हम दोनों एक ही हैं। क्या तुम्हारा और क्या मेरा? वो बच्चा हम दोनों की जान होगा, हमारी धड़कन होगा। ठीक है पार्थ, अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सौम्या और पार्थ उनकी टेस्ट ट्यूब बेबी वाली बात घर वालों को नहीं बताते, और सौम्या टेस्ट ट्यूब बेबी प्लान करती है। लेकिन सास और ससुर को तो यही लगता है कि बहू के कोख में पल रहा बच्चा पार्थ और उसका ही अंश है। अरे वाह वाह वाह, सौम्या बहू, तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं तुझे बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। अरे बेला, तुम क्या पिछले जन्म में गिरगिट थी क्या, जो पल पल में रंग बदलती रहती हो? सच में, पहले तो तुम सौम्या बहू से कितनी नफरत करती थी, पर आज अभी अचानक से प्यार जाग गया तुम्हारा। आप चुप रहिए। अब सौम्या बहू मुझे दादी बनने का सुख दे रही है, तो मैं उसके लिए इतना प्यार तो कर ही सकती हूँ ना। चल बहू, अब तू बिस्तर पे ही रहेगी और आज से मैं तेरी सेवा करूंगी। घर में सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन 4 महीनों बाद अचानक से एक दिन पार्थ को हार्ट अटैक आ जाता है और वो सबको इस दुनिया से छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद बाकी के 5 महीने सबके लिए बहुत कठिन होते हैं। लेकिन 9 महीने पूरे होने के बाद सौम्या एक गोरी बेटी को जन्म देती है। मुबारक हो, बेटी हुई है। अरे वाह, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ अब सही होने जा रहा है। चलिए मनोज जी, अपनी नातिन को देख कर आते हैं। हाँ बेला, चलो। लेकिन जैसे ही बेला और मनोज सौम्या की गोरी बेटी देखते हैं, वो दोनों हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या, ये बेटी इतनी गोरी कैसे हो सकती है? ये ना तो तुम पर गई है और ना ही मेरे बेटे पर। हाँ सौम्या बहू,
हमारे परिवार में तो सबका रंग काला है, तो फिर हमारी पोती गोरी कैसे हो सकती है? ऐसा हो सकता है माँ जी, पापा जी। वो रंग चाहे काला हो या गोरा, है तो हमारा ही खून ना। बेला और मनोज हॉस्पिटल में तो सौम्या को कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन जब सौम्या का घर आने का वक्त होता है तभी वो उसे घर में कदम ही नहीं रखने देते। माँ जी, पापा जी, आप दोनों मेरे साथ ऐसा क्यों पेश आ रहे हो? क्योंकि हम जान चुके हैं कि ये हमारी पोती नहीं है, ये तो किसी और का गंदा खून है। क्या? ये आप क्या बकवास कर रही हो माँ जी? बकवास नहीं, सच कह रही है बेला। अगर ये हमारी पोती होती तो इसका रंग भी काला होता। इसका रंग तो तुम पर और पार्थ पर जाता, लेकिन ये किसी और का खून है। जरूर तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा होगा। और नहीं तो क्या, इसीलिए तो ये दिन रात फोन पर लगी रहती है, और इसी की वजह से ही मेरे बेटे को हार्ट अटैक आया होगा। उसे तुम्हारे घिनौने सच के बारे में पता चल चुका होगा। बस कीजिए माँ जी, पापा जी, आप दोनों की सोच कितनी घिनौनी हो सकती है। आप दोनों मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? चुप कर तू और निकल जा हमारे घर से। हमें किसी और का खून नहीं चाहिए। पहले तो हमारे बेटे को खा गई और अब हमारी बची कुची खुशियां भी खा गई है चुड़ैल। बेला और मनोज सौम्या को घर के बाहर निकाल देते हैं, जिस वजह से सौम्या बहुत दुखी हो जाती है और अब वो अकेली ही रहने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद में जब बेला और मनोज उसी हॉस्पिटल में अपने मंथली चेकअप करने जाते हैं, तभी उन्हें सौम्या का डॉक्टर मिलता है। अरे बेला काकी, मनोज काका, आप दोनों यहाँ पर? हाँ, अभी हमारा मंथली चेकअप है ना, इसीलिए आए हैं हम। अच्छा, फिर बेबी कैसी है? घर का माहौल तो खुशी से भरा होगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? डॉक्टर साहब, उसके बारे में तो बात भी मत कीजिए। वो हमारी पोती नहीं है, वो किसी और का खून है। हाँ, क्योंकि अगर वह हमारी पोती होती तो उसके रंग के साथ साथ नैन नक्श भी हमारे बेटे जैसे होते। क्या? ये आप क्या कह रही है? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने तो बहू को घर से बाहर भी निकाल दिया है और अब उसका और हमारा कोई भी नाता नहीं है। बेला काकी, मनोज काका, ये आप दोनों ने क्या कर दिया? अरे एक बार मुझसे तो पूछ लेते। आप दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अरे आप जिस बहू पर इतना बड़ा शक कर रहे हो, उसी ने आपके बेटे की इज्जत बचाने के लिए ये सब किया है, और आपके स्वर्गवासी बेटे ने ही आपकी बहू को ये सुझाव दिया था कि टेस्ट ट्यूब बेबी कराए। सारी कमी आपके बेटे में ही थी, उसी पर पर्दा डाला है आपकी बहू ने। सारी सच्चाई जानकर बेला और मनोज चौंक जाते हैं और उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। ये हमने क्या कर दिया मनोज जी? उसने हमेशा ही अपने माता पिता की तरह प्यार किया, हमारी देखरेख की, और हमने उसे क्या सिला दिया? हाँ बेला, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। चाहे वो हमारे पार्थ का अंश भी ना हो, फिर भी हम उस बच्चे को अपनाएंगे, क्योंकि सौम्या अब हमारी बहू नहीं है बल्कि बेटी है। उसने तो हमेशा ही एक बेटी की तरह हमारा ध्यान रखा है। हाँ मनोज जी, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर अंत में बेला और मनोज सौम्या के पास जाकर उसकी माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो सौम्या बेटी। हाँ, अब तुम हमारी बेटी ही हो। एक गलत फहमी के चलते हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। हाँ बेटी, तुम्हारी भावनाओं को कितनी ठेस पहुंची होगी ये मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन अपने इन माता पिता को माफ कर दे बेटी, और अब अपने ससुराल नहीं बल्कि मायके चल, हमारी इस प्यारी दुलारी नातिन को लेकर। बेला और मनोज की बातें सुनकर सौम्या बहुत भावुक हो जाती है और वो उन दोनों को माफ कर देती है, जिसके बाद बेला और मनोज उसे और उसकी बेटी को अपने घर लेकर जाते हैं और सभी मिलकर प्यार से रहने लगते हैं।